Hello friends and welcome back to the channel My Business, and today we are going to discuss the last part of the chapter 1, which is Nature and Significance of Management Business Studies, class 12. So let's start the video. First of all, we will discuss the levels of management. So as you can see in the diagram, there are three levels of management: top management, middle management and लोअर ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो इन ये मैनेजमेंट कैसे वर्क करती है, ये डायग्राम के थ्रू एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जो मैनेजमेंट जितनी ऊपर होती है वो उतनी ऑथराइज्ड होती है, और जो मैनेजमेंट जितनी नीचे होती है, जैसे कि जितनी लोअर जाती जाती है, मिडिल और लोअर, वो उतनी रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कहते हैं ना, भैया इसके हाथ में परमिशन है, ये इस काम के लिए ऑथराइज्ड है और ये इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे भी वैसे ही काम है। टॉप चलो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं। टॉप मैनेजमेंट में एक कंपनी के सीईओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स जितने भी आपके होते हैं, सेल्स, फाइनेंस वगैरह, या जितने भी मेजर डिसीजन टेकर्स होते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो बैठते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट, परचेजिंग हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, जो इन सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज करते हैं। और लोअर और ऑपरेटिव मैनेजमेंट में आते हैं आपके ब्लू कॉलर वाले लोग, जैसे आपके हो गए फैक्ट्री वर्कर, फॉरमैन, सुपरवाइजर्स, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर, क्लर्क, ये सारे लोग जो आपका नीचे का काम देखते हैं, जो आपका बेस वर्क देखते हैं। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। So, functions performed by levels of management. Let's start top level management. अब टॉप लेवल मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है मेकिंग स्ट्रेटजीज एंड गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है, अगर ये ऑथराइज्ड है, इसके हाथ में सारी पावर है मेन, तो यही रिस्पॉन्सिबल होगा और ऑथराइज्ड भी, जितनी भी स्ट्रेटजीज और गोल्स होंगी उन्हें बनाने के लिए। टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। अब स्ट्रेटजीज हैं तो एक्टिविटीज जो परफॉर्म होंगी उनसे रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस होंगे वो भी यही लेगा। तीसरी, फ्रेमिंग पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, प्लान बनाया है, तो उससे रिगार्डिंग जितनी भी पॉलिसीज बनेंगी वो भी यही लोग बनाएंगे। चौथी, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब भैया यही ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, तो उसे चलाने का जिम्मा, उसको बनाए रखने का जिम्मा, मार्केट में कंपटीशन के बीच में उसे बढ़ाने का कि कैसे कंपनी बढ़ोतरी करे, वो भी इनके मत्थे है। आप बस एक बात समझ लो, टॉप लेवल में जितने भी कंपनी को जीवित रखने का या आगे बढ़ाने का काम है, मेन डिसीजन मेकिंग का, वो इनके सर पे होता है, वो इनके दिमाग के अंदर होता है, टॉप लेवल वालों के पास। तो आपको अपने आप ये चारों याद हो जाएंगे। आप स्ट्रेटेजीज एंड गोल्स याद कर लो टॉप लेवल मैनेजमेंट में, बाकी 3 पॉइंट्स जो हैं वो अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजीज और गोल्स जो बनाएगा वही उनसे रिलेटेड सारे डिसीजन लेगा कि उन स्ट्रेटेजीज और गोल्स को पूरा करने के लिए एक्टिविटीज क्या करनी है, पॉलिसीज क्या बनानी है, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या करना है भाई। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ वी कम ऑन मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे भैया इंटरप्रेट द पॉलिसीज टू लोअर मैनेजमेंट। अब जाहिर सी बात है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई। अब समझ लो एक कंपनी का मालिक है, सीईओ है, उसने बना दी कि हर एम्प्लॉय 9 बजे आएगा और 5 बजे तक बैठेगा ही बैठेगा। ये पॉलिसी है कंपनी की। आप हफ्ते में एक दिन इनफॉर्मल क्लोथ या कैजुअल वियर में आ सकते हो। 5 दिन, 6 दिन की ड्यूटीज में से 5 दिन आपको फॉर्मल क्लोथ्स में आना ही है।
एक दिन की आपको छूट है, या कुछ कंपनीज अपनी डिफरेंट पॉलिसीज देती है जो लोअर लेवल मैनेजमेंट को माननी पड़ती है, या ये कह लो जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई है पॉलिसीज, उन्हें आगे फॉरवर्ड करना अपने से नीचे स्तर वाले लोगों को, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। मतलब ये एक चेन होती है, एक कड़ी होती है जो टॉप और लोअर लेवल को जोड़ती है, इसलिए इसे मिडिल लेवल भी कहा जाता है। इंटरप्रेट द पॉलिसीज टू लोअर मैनेजमेंट, यहाँ पे जो भी काम होता है वो लोअर और टॉप लेवल मैनेजमेंट को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, इसलिए पहला पॉइंट ही यहाँ पे ये है, इंटरप्रेट द पॉलिसीज टू लोअर मैनेजमेंट। ओके, कंपनी ने गोल बनाया, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने अपने अंदर जितने भी लोग आते हैं मिडिल लेवल में, मैनेजमेंट मिडिल लेवल के मैनेजमेंट वालों ने उनको और लोअर लेवल मैनेजमेंट वालों को समझा डाला। टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पर्सनल इन द डिपार्टमेंट, अब भैया उन्होंने तो पॉलिसीज बना दी टॉप लेवल वालों ने, या काम और गोल सेट कर दिया, पूरा करने की जिम्मेदारी या नीचे का काम देखने की जिम्मेदारी लोअर लेवल तक पहुंचाने की मिडिल लेवल के पास थी। तो इससे रिगार्डिंग भी वही लोग सोचेंगे भाई कि हमें कितने लोगों की जरूरत है या कितने लोगों को कहाँ पे लगाना है। थर्ड पॉइंट वही पे आ गया ना, असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द एम्प्लॉयज इन द डिपार्टमेंट। अब लोग देख लिए दूसरे पॉइंट में, हमें कितने लोग चाहिए, तीसरे पॉइंट में उनको कैसे ड्यूटीज देनी है और कहाँ पे ड्यूटीज देनी है। कन्वे सजेशंस एंड ग्रीवेंसेस of the supervisory level to the top level for the overall smooth functioning of the organization। अब मैंने क्या कहा था कि बीच की कड़ी है ये, तो ऊपर कैसे काम चल रहा है और नीचे कैसे काम चल रहा है, इन दोनों की सिचुएशंस, या ऊपर वाले लोग कैसे काम चाहते हैं और नीचे वाले लोग कैसे काम कर रहे हैं, उन दोनों में कंपैरिजन करके, सुपरवाइज करके टॉप लेवल वालों को बताना कि भाई अभी हम इतना पीछे हैं, अभी हमारा काम इस लेवल पे चल रहा है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आराम से काम पूरा कर लेंगे, या अभी हमें इतना टाइम और चाहिए। लायबल फॉर द अल्टीमेट प्रोडक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, अब इनके ऊपर सबसे ज्यादा जोर होता है। कहते हैं ना, एक शादी कराता है कोई, तो न लड़के वाले फंसते हैं न लड़की वाले, फंसता तो बिचौलिया फंसता है, इनका काम बिचौलियों वाला है। लायबल फॉर द अल्टीमेट प्रोडक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, अब टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में है, तो अल्टीमेट प्रोडक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट्स को संभालने की जिम्मेदारी है इनके ऊपर। टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द लोअर एंड द लोअर लेवल एंड द मैनेजमेंट, यहाँ पे मैं सॉरी लिखना भूल गया, टॉप लेवल। सो टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था डायग्राम में, टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन, इन दोनों के बीच में एक लिंक बनाए रखना। Okay, so let's move on to the third level of the management, that is lower or operational level management। चलिए, इसका काम है प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। अब जो नए लोग आते हैं या फिर जो काम होता है उनको जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इसका काम होता है इंश्योरिंग द गुड परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर। अब भैया ये ऑपरेशनल लेवल वाले लोग हैं, ये सारा काम देखते हैं, जो कंपनी ने गोल्स डिसाइड कर दिए, इनको काम बता दिया, ये तो उस रास्ते पे चल पड़े, भेड़ बकरियों की तरह ये वैसे ही काम करेंगे। गिविंग फीडबैक टू द वर्कर्स, ऊपर से ऑर्डर आया भाई, नीचे तक उन्होंने वर्कर्स को दे दिया, भाई 120 कार्टन बनाने का ऑर्डर आया है, तुम्हें 120 कार्टन ऐसे तैयार करने हैं, ऐसे तैयार करने हैं, हम लोग सुपरवाइज करेंगे, हम लोगों को हिसाब लगाना है। इन्फ्लुएंस अदर्स टू वर्क मोर बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल, उन्हें मोटिवेट करना एक एग्जाम्पल्स दे दे के, देखो यार वो कंपनी ऐसे कर रही है, हमें भी ऐसे करना चाहिए। तो जितना भी लोअर लेवल पे काम होगा वर्कर्स के साथ, क्लर्क्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ, वो सब को मोटिवेट करते करते अपना काम निकालना, कंपनी को स्मूथली ऑपरेट करवाना।
रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्रुप यूनिटी। अब ये ही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रुप यूनिटी के लिए, क्योंकि अगर जैसे क्लर्क ने सैलरी नहीं बनाई तो भैया वर्कर तो रूठ जाएंगे, भाई हमें हमारी सैलरी नहीं मिल रही है, हम काम क्यों करें, वो हड़ताल पे चले गए। अब मिडिल लेवल वालों को ऊपर क्या जवाब देंगे और मिडिल लेवल वाले ऊपर क्या जवाब देंगे, तो एक तरह से आ गया ना इन्हीं के पास सारा काम। तो इसलिए टॉप लेवल वाले और लोअर लेवल वाले, इनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, और हमेशा फंसता है मिडिल लेवल वाला, क्योंकि उसको ऊपर और नीचे दोनों देखना पड़ता है। एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। अब ये मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में लिंक बनता है लोअर लेवल वाला। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नाउ। अब तक हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ इसी चैप्टर के पार्ट 1 और 2 में। पॉस डीसी जिसे हम कहते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 पार्ट होते हैं फंक्शंस एक मैनेजमेंट के। सो लेट्स स्टार्ट। So let's start the function now. Planning. Planning is the purpose of ascertaining in advance what is supposed to be done and who has to do it. This signifies establishing goals in advance and promoting a way of delivering them effectively and efficiently. In an establishment, the aim is the obtainment and sale of conventional Indian handloom and workmanship article. They trade furnishings, ready-made household items, and fabrics made out of classical Indian textiles. ओके, चलिए प्लानिंग को तो एक एग्जांपल के साथ ही यहाँ पे मैंने नोट्स में लिख दिया। प्लानिंग का दरअसल असल मतलब होता है, एक ऐसा पर्पस है प्लानिंग, पहले से ही डिसाइड करके रखना कि हम एडवांस में कि हमने करना क्या है, कैसे करना है और क्या करना है। पहले से ही गोल्स को डिसाइड करना और उन्हें कैसे अंजाम तक पहुंचाना है। जैसे कि हमने तय कर लिया कि हम ये रोड ट्रिप पे जाएंगे, इस एग्जांपल को हम लोग छोड़ देते हैं अभी टेक्सटाइल वेक्सटाइल वाले को। जैसे कि हमने एक रोड ट्रिप डिसाइड करी, तो हम रोड ट्रिप पे कैसे जाएंगे और कैसे अपनी रोड ट्रिप पूरी करेंगे। रोड ट्रिप की शुरुआत से एंड तक का प्लान का सोच लेना, का आइडिया जनरेट कर लेना, उसे हम कहते हैं प्लानिंग, वो भी effectively and efficiently. Now next step, organizing. Organizing is the administrative operation of specifying, grouping tasks, duties, authorizing power, and designating resources needed to carry out a particular system. Once a definite plan has been set for the completion of an organizational intent, the organizing party views the action and resources expected to execute the program. It ascertains what actions and resources are needed. It determines who will do a distinct job, where and when it will be done. ये नेक्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग के बाद का स्टेप, कि भैया अब हमने प्लान तो कर लिया, यहाँ से यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, यहाँ जाना है, लेकिन अब हम इसे घूमेंगे कैसे। अब जैसे हमने कुल्लू मनाली का ट्रिप बना लिया, अब हमारे 7-8 दोस्त जा रहे हैं, हमारा बजट है 30,000 का टोटल। तो हमने देख लिया यार 30,000 के अंदर हमने होटल बिल्स भी देखने हैं, अपने ट्रैवलिंग भी देखना है, आना जाना, मील्स भी देखनी है, तीनों टाइम की सब देखना है।
और सबके अलग अलग जगह कॉन्टैक्ट फैले हुए हैं पूरे मनाली और कुल्लू में। कोई चाहता है यार हम लोग एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी करें, जैसे ट्रैकिंग, कैंपिंग वगैरह, ये सब वो सब। तो सब अपनी अपनी ड्यूटीज ले लेते हैं। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। एक तरीके से सबको एक तरह से प्लान बनने के बाद ही कौन क्या करेगा ये सोचना, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तभी यहाँ पे लिखा है, इट डिटरमाइंस हु विल डू अ डिस्टिंक्ट जॉब, वेयर एंड व्हेन इट विल बी डन। कौन आदमी कौन सा काम करेगा और किस टाइम पर करेगा। ओके, सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट is staffing. Staffing is obtaining the best resources for the right job. ये पहली लाइन से ही समझ में आ जाता है स्टाफिंग का मतलब। स्टाफिंग का मतलब साफ है कि भैया हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइज तो कर लिया कि ये बंदे ये काम करेंगे, लेकिन हर एक काम में एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। अब जैसे दो दोस्त हैं, ठीक है, उन दोनों दोस्तों ने डिसाइड कर लिया यार हम लोग देखेंगे यहाँ का काम, कुल्लू मनाली में पूरा कन्वेंस का काम। ठीक है, उनके टूरिज्म वालों से अच्छी खासी दोस्ती है, तो वो कह रहे हैं ट्रैवलर कहाँ की बुक कराएं। तो पूरी पलटन कहती है यार हम इन दो को ही काम दे दो, 14 लोगों में से ये दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे, और अगर इन दोनों का कोई कॉमन दोस्त निकल गया तो क्या पता वो हमें अच्छा वो भी दे दे। तो उन दोनों को मिल गया काम। स्टाफिंग इज ऑब्टेनिंग द बेस्ट रिसोर्सेस फॉर द राइट जॉब। सही काम के लिए सही रिसोर्स का इस्तेमाल करना। अ सिग्निफिकेंस। अब ये पार्ट ज्यादातर कंपनीज में स्टाफिंग को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स सिलेक्शन भी कहते हैं। जैसे जॉब ढूंढने के लिए जो लोग निकलते हैं ना, रिक्रूटमेंट स्टाफ, ये उनका पार्ट है बेसिकली, कि करेक्ट जॉब के लिए करेक्ट एम्प्लॉय को प्लेसमेंट देना। आप इस पार्ट को अगर वीडियो में पॉज करके ध्यान से पढ़ोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने अपने हिसाब से आपको एग्जांपल दे दिया जो मेरे दिमाग में आ रहा था। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स directing, leading, and encouraging the employees to complete the task allocated to them. This entails building an environment that inspires employees to do their best. Motivation and leadership are two. तो गाइस डायरेक्टिंग का मीनिंग होता है encouraging और motivating the employees effectively and efficiently. एम्प्लॉयज को एक ऐसा एटमोसफेयर देना जिससे वो मोटिवेट हो और उनका मोरल अप हो, जिसके थ्रू वो अपना बेस्ट दें और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करें। सो एंड द लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द management operation of controlling organizational achievement towards the accomplishment of organizational intentions. The job of controlling comprises ascertaining criteria of performance, computing the current performance, comparing this with organized rules, and taking remedial action where any divergence is observed. अब कंट्रोलिंग क्या है भैया? भैया कंट्रोलिंग वो चीज है, वो पार्ट है हमारा, वो फंक्शन है जहां पर हम लोग हमारी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। जैसे कि हमने प्लान की थी कि एक महीने के अंदर हम 120 कार्टन्स बना लेंगे, लेकिन हमारे बने हैं 150 कार्टन्स। तो हम लोग कैसा अपने रिसोर्सेस को कैसे यूज कर रहे हैं, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली कर रहे हैं, या हमारा काम फायदे में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। अगर 120 की बजाय 150 कर रहे हैं तो मोर प्रोडक्टिव है हम। 150 का टारगेट है और 120 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम ना ही हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और ना ही हम ज्यादा प्रोडक्टिव हैं।
हमें और लेबर और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की जरूरत है। सो ये थे कंट्रोलिंग को मिलाकर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक which is coordination, the essence of management। अब coordination शब्द से ही पता चल रहा है क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कड़ी, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना। ये सिंबल ही आपको दिखा रहा है, एक दूसरे से मिलकर ये साथ लेकर चलना। और कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट बिल्कुल अधूरा है। कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, बस वही बात है, इसलिए इसको कहा जाता है द सेंस ऑफ मैनेजमेंट मेरे हिसाब से। तो चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और ये इस स्लाइड का आई मीन इस वीडियो का आखिरी टॉपिक भी है। चलो, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एनर्जी दैट connects all the other functions of management. It is the common strand that runs through all actions such as production, purchase, finance, and sales to assure perpetuity in the functioning of establishment. Coordination is seldom deemed a separate role of management. कोऑर्डिनेशन क्या एक एनर्जी है जो कनेक्ट करती है सारे फंक्शंस को मैनेजमेंट के, जिसमें आ जाता है आपका परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि एक तरह की चेन है जो सबको जोड़े रखती है एक दूसरे से और अलग अलग जगहों पे अलग अलग रोल निभाती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोऑर्डिनेशन के, बता द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन assimilates group efforts। कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को assimilate करती है। कोऑर्डिनेशन asserts unity of action। कोऑर्डिनेशन है तो एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन होता है, लोग एक साथ मिलकर काम करता है, ये लोगों को यूनाइट करती है टुवर्ड अचीविंग द गोल। इट्स अ परपेचुअल प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज ऑल एक्सटेंसिव ऑपरेशन। It is an obligation of all fellow managers, and coordination is an intentional function। Intentional function deliberate function का मतलब होता है कि ये एक जरूरी फंक्शन है, ये होना ही होना है। Coordination is an obligation of all fellow manager, यानी कि ये जरूरी है, ये हर मैनेजर की एक खास बात होती है, एक अच्छे मैनेजर की पहचान होती है कोऑर्डिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स में बस इतना ही है। अब नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन के ये ग्रोथ इन साइज, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेशन आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल साइज है उसकी ग्रोथ में, उसकी प्रोडक्टिविटी में, उसके काम करने की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में मदद करता है। ओके, पहला पॉइंट तो हमें क्लियर है नाम से ही। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ऑपरेशंस ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट आर apportioned into divisions, sections or department। In a company there may be distinct department of production, marketing, finance or human resources। All these units may have their own goals, strategies and their own technique of working। अब ये हर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से अलग होने का वो दिखाता है, प्रूफ करता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से अलग है। अगर एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो हर डिपार्टमेंट का अपना गोल है, अपनी स्ट्रेटेजी है और अपना काम करने का अलग तरीका है। ये उनका फंक्शनल डिफरेंशिएशन शो करता है। अब स्पेशलाइजेशन,
Contemporary organizations are defined by a high degree of specialization. Specialization occurs out of the complexions of contemporary technology and heterogeneity of tasks to be executed. Companies hence must employ a number of experts. Specialists normally think that they are equipped with assets, decide and judge according to their professional standards. They usually do not take guidance or recommendations from others in matters concerning their field of specialization. अब ये हर एक फील्ड को ये एहसास भी दिलाती है कि भैया आप स्पेशलाइज्ड हो। और उनके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जिसका जैसा स्टैंडर्ड उसको उसी हिसाब से जज किया जाता है, डिसाइड किया जाता है और काम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन में। सो स्पेशलाइजेशन का मतलब यही था कि स्पेशलाइजेशन में हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन के अंदर कि जो जिस काम के लायक है, जिसमें एक्सपर्ट है, उसको वही काम दे, जिसकी जैसी काबिलियत उसको वैसा काम। सो इट्स ओवर। Thank you guys for watching the video. Please subscribe the channel, like, share, and please comment on the video for improvement.